नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो शनिवार शाम को दो समुदायों के लोगों के बीच यह पथराव हुआ। कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली पुलिस के जवान संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं और इन सब के बावजूद हिंदुवादी संगठन और मुस्लिम संगठन एक दूसरे के सामने हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। सवाल यह है कि 2 साल के दिल्ली में दो हिंसा का जिम्मेदार कौन है और जिस तरह से पूरे देश में रामनवमी के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, कहीं जहांगीर में शोभा यात्रा पर पथराव उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। और क्योंकि हमने देखा था कि रामनवमी के शोभा यात्रा के देश में अलग अलग राज्यों में पथराव की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस शोभा यात्रा पर पथराव करने के लिए कौन दोषी है और कौन है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। कमेटी की वायमन कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें हमने उनसे ये दरख्वास्त की है, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इलाके में ये पैगाम दें कि हमें शांति बनाए रखना है, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है, और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें और जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। एक बात अंसार एक बात, और दूसरी चीज, चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने बयानों को भी सुना है और साथ ही आप ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। ये राशन का वो ट्रक आप देख रहे थे जिसको सबसे पहले शिकार कर लिया जाता है, उसका निशाना बनाया जाता है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद इस ट्रक में लूटपाट की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। अब आप ये देख रहे हैं आसपास का पूरा इलाका। अब आप ये सोच रहे होंगे दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब इस सीसीटीवी कैमरों के जरिए, तीसरी आंख के जरिए जब निगरानी सभी तरीके से की जाती है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई पुख्ता ठोस अभी तक सबूत नहीं मिल पाए हैं। इसमें कई वीडियोस सामने आ चुकी हैं, वीडियोस लोगों के द्वारा अभी तक प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब भी रामनवमी को लेकर के जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्यों आखिर ऐसे टारगेट किया जा रहा है और क्यों बार बार ऐसे पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली के अंदर 2 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना होती है जब हिंसा की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जब ऐसे ही दंगे की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जब दिल्ली को आग के हवाले ठोक दिया जाता है। अब इन्हीं जरा सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं जो कि एक्स IPS हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ
पूर्व आईपीएस सी पॉल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद जी। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संजीव निकम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अभी मौजूदा वक्त में बनी हुई है, सबसे पहले उसी को लेकर के बात कर रहा हूं। और लक्ष्मी नारायण जी सर, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। पुलिस को, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये अगर सुनियोजित था, एकाएक अगर एक बड़ी संख्या में भीड़ आ जाती है, तो क्या इसके बारे में खुफिया एजेंसियां, जितनी टीमें लगी रहती हैं, आप खुफिया जानकारी जो मिल पाती है, क्या वो नहीं मिल पाई थी? वो सभी निष्क्रिय रह गए थे? वो सभी, उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं थे या कोई जानकारी नहीं थी? ये मान लिया जाए कि ऐसे कोई सोर्सेस के जरिए कोई बताया नहीं गया था, तभी तो ये सब कुछ हो गया। इंटेलिजेंस इधर करके इंटेलिजेंस को प्रोजेक्ट करना और इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करना, ये बड़ा टीडियस विषय रहता है हमेशा ही। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर प्रशासनिक स्थिति पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फेल्योर की स्थिति हो सकती है लेकिन हम इस विषय पर चर्चा जब कर रहे होते हैं कि दंगे हुए और वहां पर इतनी बड़ी घटना हुई, और ये घटना को हम अकेले एक अलग घटना के रूप में न देखें, बल्कि इसको जो बहुत पूरे देश में जो रामनवमी और हनुमान जयंती पर जो घटनाएं की गई हैं, उसको यदि हम बृहत रूप से देखने का प्रयास करें, तब हमको कहीं ना कहीं पर एक साजिश, एक पूरा प्रोग्राम दिखाई देता है। और उस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें कम्युनिटी तक जाना पड़ेगा पूरी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये एक घटना नहीं हुई है। राजस्थान से लेकर के और मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटका और मतलब बहुत सारी जगहों पर ये घटनाएं करी गई हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सेंट्रल प्लानिंग भी होना चाहिए और उस पे भी तह तक जाने की जरूरत होगी इस पूरी कहानी में। अब ये जरूर है कि हमें इसके अलावा कि इस घटना के लिए प्लानिंग, और ये प्लानिंग क्या है, अभी अगला साल फिर आएगा, फिर इस तरह की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत होगी। तो इस पे अगर हम एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है, बशर्ते भी वोट की राजनीति को दूर रख करके बात की जाए। वोट की राजनीति को दूर रख करके इस पर हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। सी पॉल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है। सी पॉल साहब, जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर कि आपने देखा, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, एकाएक जिस तरीके से भीड़ आती है, ये नजर आता है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक काम कर चुके हैं, देखा है आपने इस तरीके से। क्या जो मॉब अचानक से आता है, जिस बड़ी संख्या के साथ आता है, ये नजर आता है इससे कि सुनियोजित साजिश थी, पहले से प्लानिंग थी, तैयारी थी? आवाज आ रही है जी आपको? जी जी। मेरी अर्ज ये है कि ये लंबी चौड़ी कोई खास बात नहीं है जिसमें इंटेलिजेंस की जरूरत हो। कई दिनों से ये घटनाएं हो रही हैं। ये जो रिजल्ट है, जो हमने एक डिविसिव पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है, ये पॉलिटिक्स का, डिविसिव पॉलिटिक्स का फॉल आउट है। आपने डिविसिव पॉलिटिक्स से किस पार्टी ने किया, ये किस पार्टी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इस पॉलिटिक्स का ये एक कड़ी है जो हो रहा है। अब सवाल आया कि ये पर्टिकुलर घटना का, पर्टिकुलर के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इंटेलिजेंस की कई केसेस हो चुके हैं इससे पहले, इसमें प्रोहिबिटरी एक्ट क्या किया गया, प्रोहिबिटरी एक्शन क्या लिया गया पुलिस ने, किन किन लोगों को अरेस्ट कर दिया। अब जब ये इस किस्म की घटनाएं होती हैं तो पहले हम उसके अंदर, लॉ के अंदर उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं जो हमें शक्ति आती है, जो आदमी पहले इन्वॉल्व होते हैं या जिनका हमको लिंक पता होता है। कोई भी प्रोहिबिटरी एक्शन लिया गया? कितने आदमियों को अरेस्ट किया इन्होंने बिफोर हनुमान जयंती? कितने आदमियों को अंदर किया? किन पास से गए? तो ये तो कैजुअल वे है ना, जब घटना होगी तो डील कर लेंगे। अरे घटना तो कई दिनों से हो रही है, कभी हनुमान जयंती पे आज हुई है, इससे पहले रामनवमी में हुई थी, इसके पहले कर्नाटका में हुई है। हमें सामने नजर आ रहा है कि देयर इज अ डिविसिव पॉलिटिक्स। आपके सामने लीडर बयान दे रहे हैं, चाहे वो एएमएम है क्या चाहे दूसरे लीडर बयान दे रहे हैं। पॉलिटिकल डिविसिवनेस है, लोगों को पता है कि इस रकम में ये घटना हुई थी पहले, उसके बाद आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात बहुत जरूरी है कि पुलिसिंग का ये हर वक्त जब भी कोई बात होती है एकदम हम लोग कह देते हैं कि हाँ जी इसमें तो ये बात हुई, इंटेलिजेंस नहीं मिला। कहे कि इंटेलिजेंस है, इसमें कोई कौन सा स्पाइंग है? हर एक को मोहल्ले वालों को, पुलिस के जो थानेदार है, हर एक को पता होता है कि इस मोहल्ले में कौन कौन है। एक बात।
लेट मी फिनिश। दूसरी बात यह है साहब कि जो कि आपका पुलिस के ऊपर हम प्रेशर पड़ते हैं, तो पुलिस को क्या हमने अनबायस छोड़ा हुआ है? पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हम काम कर रहे हैं। पुलिस को कई दफा कह चुके हैं, कई रिफॉर्म की बात हुई, पुलिस में ये रिफॉर्म रहे, ये कहा गया कि इसको बिल्कुल एक अनबायस्ड एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, हमें अनबायस्ड एजेंसी हुई नहीं रही। ठीक है, लेकिन कुछ चूक तो हुई है। वो जो चूक हुई है उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खेमचंद शर्मा जी, ये सिलसिलेवार तरीके से अगर पूरे बड़े इसको एस्पेक्ट से देखें, इसको बड़ी तस्वीर के जरिए देखें, तो राजस्थान में होता है, कर्नाटक में होता है जिसका जिक्र भी इससे पहले तक हो रहा था, मध्य प्रदेश के खरगोन में होता है, एक बड़ी हिंसा होती है, उसके बाद दिल्ली को निशाना बनाया जाता है। और हनुमान जयंती को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो कई ऐसी जगहों से सामने आई है जहां पर हनुमान जयंती पर जिस तरीके से शोभा यात्रा निकली उस पर पथराव होता है। ये पथराव का ये जो संयोग है या असल मायने में किसी तरीके से प्रयोग हो रहा है, दिल्ली के अंदर 2 साल के भीतर ये दूसरा बड़ा ये हिंसा की मामला सामने आया है। देखिए, इस सब के पीछे तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका बहुत बड़ा हाथ है। या दिल्ली हो, राजस्थान हो, यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे सरकारी सह, यहाँ पे जो एमएलए हैं, मंत्री हैं या जो रूलिंग पार्टी है, वो ऐसे तत्वों के साथ बैठती है, खाती है, पीती है, उनको एम्पावर करती है, उनको बचाती है। ये वो लोग हैं जो अभी मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई, जो शाहीन बाग में लोगों को भर भर के ले जाते थे, या ईस्ट दिल्ली में जब दंगे हुए थे वहां पे इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया था, या धरना प्रदर्शन में लोगों को मोबिलाइज किया था। ये वही लोग हैं जो बार बार दिल्ली सरकार में रहते हुए भी अपराधियों का साथ देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनके लिए हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है, हिंदू भाड़ में जाए, हिंदू के त्योहार मने ना मने, उससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी को शर्म नहीं आती? पहले भी घटना मंगोलपुरी में हुई है, किस तरीके से घर में घुस के एक पर्टिकुलर समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू को मारा, लेकिन वहां पे भी आम आदमी पार्टी चुप रहती है। दिल्ली के दंगों में इनके एमएलए और इनके पार्षदों का सीधा सीधा हाथ था। और यहाँ पे भी जहांगीरपुरी में जो रिपोर्ट आ रही है, इनके वो कार्यकर्ता हैं और इनके एमएलए और नेता उनके साथ मिले हुए हैं। पूरी तरीके से केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, हर विषय पे वो कमेंट देते हैं, हर विषय पे अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो ऐसे तत्व दिल्ली में एक्टिव है, विशेषकर जब वो रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाते हैं, उनको फ्री में पानी देते हैं, बिजली देते हैं, राशन देते हैं, और वही केजरीवाल जी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हुए यहाँ पे हिंदू और सिख तो यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, उनकी बिजली तक काट देते हैं। इस मानसिकता से पता चलता है कि केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा के दिल्ली को अनसेफ कर दिया है, और जो लोकल कट्टरपंथी हैं उनको बढ़ावा दिया है। ठीक है, दिल्ली को अनसेफ कर दिया गया। संजीव निगम साहब को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। खेमचंद जी वापस लौटता हूं। संजीव निगम, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि दिल्ली को आपने अनसेफ कर दिया है। रोहिंग्या जो कि अब बहुत बड़ी तादाद में अब ऐसे दिल्ली के कई इलाकों में आकर के बस चुके हैं जिनको रहने के लिए अधिकार दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। सवाल तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव से ये काम रहा है किस तरीके से भाई आखिरकार केंद्र में जो सरकार है, सुन लीजिए खेमचंद शर्मा जी, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, अक्सर कर मैं आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि जो बातें आप कह रहे हैं मैं इससे पूर्णतः असहमत हूं। केंद्र में सरकार किसकी है, पुलिस किसके हाथ में आती है? अगर दिल्ली के हाथ में आती होती तो आपकी बात से मैं सहमत था। अगर कहीं पर भी कोई नहीं, आप सुनिए, अगर कहीं पर भी इस तरीके समय रहते जो इंटेलिजेंस किस तरीके की हरकतें हो रही हैं, किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी लोगों को पानी पहुंचा रही है, लोगों को बिजली पहुंचा रही है, जनहित के काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक ही है, हम लोग कट्टर देशभक्त हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम इस तरीके से बात करते हैं। हम नहीं, घटनास्थल पर गए आप? घटनास्थल पर मुख्यमंत्री गए क्या अभी तक? घटनास्थल पर आपकी पार्टी का कोई नेता अभी तक पहुंचा है क्या? जहां पर हिंसा हुई, लोगों से बातचीत की है, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ? कल जब ये हनुमान जयंती का कार्यक्रम चल रहा था तो कई जगह जो है अरविंद केजरीवाल ने घूम घूम करके, तो सवाल जब ये पैदा होता है कि साहब आप किसी एक धर्म की बात कर रहे हो, आप किसी एक जाति की बात कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल कभी भी उन्होंने धर्म और जाति की बात की ही नहीं। और जब बात करते हैं तो सिवाय इंसानियत की बात करते हैं।
इंसान का हो, इंसान से भाईचारा, इस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। दिल्ली में ये लेकिन सर सुनिए ना, आप सुन लीजिए निगम साहब, आप 2 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी हिंसा होती है, इसके लिए जिम्मेदार क्या आप सीधे सिर्फ पुलिस को आप मानते हैं? इसमें कोई और कमी नहीं है? सीधे गृह मंत्रालय जो है जब पल पल की रिपोर्ट रखता है, कोई बात होती है साहब एलजी के माध्यम से ये कराना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या रिपोर्ट आप ले रहे हो, क्या रिपोर्ट आप देख रहे हैं? और मामलात में अगर जब किसी भी मामलात में बात आती है साहब, सर्विसेज एलजी के अंडर में आता है साहब, सुरक्षा खेमचंद शर्मा जी काउंटर कीजिए, के अंदर में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन है ना, ये तो सच्चाई भी है। अब आप बताइए खेमचंद शर्मा जी को, सच्चाई है। दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं, दिल्ली पुलिस के जो फोर्सेज हैं, उनको डिफेंड करता हूं, खेमचंद शर्मा जी एक मिनट, उन्होंने दिल्ली में हिंसा फैलने से बचाई, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के बहुत सारे जो राम भक्त थे, हनुमान भक्त थे, उनकी जान बचाई। अगर दिल्ली पुलिस बीच में नहीं आती तो वहां पे बहुत नहीं निगम साहब, ये पत्थरबाज जो लोग हैं ना, ये किसी कम्युनिटी के नहीं है। ये जो पत्थरबाज हैं, इनको बसाने का काम किसने कर दिया? फिर ये भी दिल्ली पुलिस ने किया क्या? ये केंद्र सरकार ने किया है। इनको शर्म आती है, ये अपराधियों के घर में जाते हैं, घर में बैठ के चाय पीते हैं, उनकी जमानत करवाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं, एक मिनट जरा, खेमचंद शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी, अब ये कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार के अधीन में दिल्ली पुलिस है, ये बात तो सच्चाई है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार की अपनी कोई जवाबदेही तो होगी ना, या हमेशा सिर्फ आरोप लगाना है? भाई आरोप लगाने वाली क्या बात है इसमें? आप अगर लक्ष्मी नारायण जी, सर निगम साहब रुकिए ना, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए ऐसा है कि ये जो रोहिंग्या आए यहाँ पर और रोहिंग्यों को बसाने का कार्य कराया गया, तो ये तो राज्य सरकारों ने ही कराया है, उनको ही चीजें दी हैं। और रोहिंग्याज वो हैं जो कट्टर मुस्लिम्स हैं और अव्वल दर्जे की जिहादी हैं, और इन्होंने वर्मा में जो कत्लेआम कराया था उसकी वजह से उनको भागना पड़ा था वहां से, ये सब कोई जानता है। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी से मैं इस डिबेट को थोड़ा सा अलग ले जाना चाहूंगा कि बेसिकली इस बिंदु पे जाना की जरूरत है कि ये जो जिहादी सोच है, ये इन लड़कों में जो मुस्लिम यूथ पैदा हो रहे हैं, जो नए छोटे छोटे बच्चे उसमें पत्थर मार रहे हैं सर। ये जो जिहादी सोच है, ये सारा परिणाम इसी का है। और इस जिहादी सोच के मूल में आप जाइएगा तो आपको मदरसा मिलेगा। आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि हमारे देश में ये जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसके मूल में कहीं ना कहीं पर आप देखिए जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन मदरसे से पाया ही जाता है। तो ये जो मदरसा है, ये एक्चुअली इस जिहादी सोच को इनके इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद फिर वो चाहे आईआईटी करे मुर्तजा की तरह, और चाहे उसामा बिन लादेन की तरह इंजीनियर बन जाए, लेकिन होता हवाता कुछ नहीं, अल्टीमेटली वो जिहादी सोच जड़ में जाने की जरूरत है, आ जाती है, जड़ में जाने की जरूरत है, इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं पॉल साहब को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। पॉल साहब कुछ कह रहे हैं? आप ये बिल्कुल हम जो है ना मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। जिहादी फोर्स खड़ी हो गई, मदरसा से खड़े हो गए। अरे भाई ये राइट्स हो रहे हैं, रेगुलर राइट्स हो रहे हैं। जिहादी फोर्स आई या आरएसएस आए या हनुमान जयंती पे कोई आए, सवाल सिर्फ ये है क्या आप जो है पुलिस वो अपना फंक्शन काम कर रहे हैं। अब ब्लेम गेम हुई है, केजरीवाल का गलत है, केजरीवाल का है तो आप गिरफ्तार कर लेंगे उनके आदमियों को। आपको सवाल तो ये है कि आप सेंटर के अंडर हैं, वो बहाना बन जाता है केजरीवाल को कि ये तो सेंटर की पुलिस है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। वो वहां पे कुछ बात करता है, ये कहते हैं केजरीवाल ने कहा। सवाल है ये आपस में इल्जाम तराशी में लगे हुए हैं हम। बेसिक पॉइंट ये है, आरोप नहीं लगाना है, आरोप नहीं लगाना है, हमें समाधान ढूंढना है। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग नहीं है। पुलिस को इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग दे, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग दे, कैसे कंट्रोल करती है पुलिस? आप तो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग देते नहीं है, ऊपर थंब लगाया हुआ है पुलिस के ऊपर, ये काम करोगे ये नहीं करोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब वो सेंट्रल के अंदर है या स्टेट में भी राइट्स हो रहे हैं, तो स्टेट पुलिस के अंदर है। ठीक है, ठीक है पॉल साहब, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर। जरा निगम साहब को जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आऊंगा, समय थोड़ा सा कम है। लेकिन निगम साहब, ये दिल्ली दंगे के अंदर पहले जो तस्वीरें हमने देखी थी, ये नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका जहां पर हिंसा होती थी, और उस वक्त भी आपने कहा था कि ये केंद्र के अधीन में दिल्ली की पुलिस है जो कि पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। लेकिन उसके बाद जब खंगाली जाती हैं चीजें और उसके बाद जब तस्वीरें सामने आती हैं, तो उसमें कौन सामने आता है? उसमें आपकी पार्टी के एक निगम पार्षद सामने आते हैं, उसमें उनका नाम शामिल होता है। बताइए।
कुछ कहना चाह रहे हैं? केजरीवाल साहब ने हाँ, कभी कभी पैरवी नहीं की ऐसे लोगों की। उन्होंने वो तो हमेशा इस बात के रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी है इस किस्म की किसी की हरकतें हैं तो वो पहले आगे बढ़ करके यानी कि अगर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है ना, तो उसमें जो लोकल लीडर्स हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है ऐसे लोगों को। वो आपका सिर्फ ये कहना, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि इस मानसिकता का नहीं है। और अगर कहीं पर कोई अगर आया भी है, किसी प्रकार की कहीं कोई पाई जाती है, तो हमें हमारी जानकारी में आता है, आम आदमी पार्टी की जानकारी में आता है, तो हम उससे पहले जो है लेकर के आते हैं। ताहिर हुसैन कौन था? बावजूद निगम साहब, ताहिर हुसैन कौन था? मैं वही कह रहा हूँ, वही बात मैं बता रहा हूँ। वो बात तो अगर आई, तो अगर उसके बाद हमने किसी प्रकार की कोई तरफदारी की हो, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है, तो ये अगर ये पहले से पुलिस की जांच से पहले अगर आप इंटरनल जांच कर लें और ऐसे लोगों को अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि इस बार भी आरोप कुछ ऐसे लग रहे हैं, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन ले लें, ये दिखा दें कि हमने कार्रवाई की है, अगर कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो किसी भी प्रकार की अगर उनकी जानकारी में समय रहते कोई अगर आ जाती है, समय रहते जानकारी आती है, तो वो एक्शन लेते ही लेते हैं। कोई भी हो उसमें वो नहीं छोड़ते, उनका तो साफ कहना है। लेकिन अब फिर वही बात आती, इतना जो है, ये अगर थोड़ा सा चैतन्य हो, दिल्ली के बारे में वाकई सही रूप से करना चाहे, तो ये इनका काम क्या है? बिल्कुल ये नहीं, ब्लेम गेम तो कम से कम नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये कह देना कि देखिए जी केंद्र सरकार के अधीन में दिल्ली पुलिस, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो समझना होगा ना कि सिस्टम बना कैसे है। यहाँ पर इन पत्थरबाजों को एंट्री किसने दे दी है? कौन है वो लोग जो कि इनको दाखिल कर देते हैं इलाकों में रहने के लिए? कौन इनको इजाजत दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक बड़ी साजिश होती है, सुनियोजित तौर पर यह दंगा किया जाता है, यह हिंसा की जाती है, लेकिन एक के बाद एक परतें अब खुलती नजर आ रही हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसमें कौन सामने आता है। 14 लोगों के खिलाफ अभी नामजद FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, सामने आना बाकी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।